जरा सोचिए, एक जान बचाने वाली दवा यूरोप में तो मंजूर हो गई है, लेकिन अमेरिका या जापान के मरीजों तक पहुंचने के लिए उसे फिर से, जी हाँ बिल्कुल, उन्हीं टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। ये एक ऐसी असल समस्या थी जिसकी वजह से दुनिया भर में दवाओं को मंजूरी मिलने में बहुत देर हो रही थी। तो इसका नतीजा क्या था? देखिए, हर देश के अपने नियम थे, जिसका सीधा मतलब था कि दवा बनाने वाली कंपनियों को हर देश के लिए बार बार वही टेस्टिंग करनी पड़ती थी। इससे सिर्फ पैसा और वक्त ही बर्बाद नहीं हो रहा था, बल्कि जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि जरूरतमंद मरीजों तक दवाएं पहुंचने में बेवजह की देरी हो रही थी। तो फिर इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए एक ऐसा समाधान सामने आया जिसने दवाएं बनाने और मंजूर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज दवाओं की इसी ग्लोबल रूल बुक यानी ICH को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरी अव्यवस्था से निकलकर एक ग्लोबल सॉल्यूशन तक का सफर ये तय कैसे हुआ? इसका जवाब एक शब्द में है, हार्मोनाइजेशन। मतलब दुनिया भर के अलग अलग नियमों में एक जैसी समानता लाना। और इसी समाधान का नाम है ICH यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ये वो ग्लोबल बॉडी है जो दवाओं के लिए ऐसे टेक्निकल गाइडलाइंस बनाती है जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। एक मजेदार बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी काउंसिल बन चुकी है। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि जो भी दवा बने वो सुरक्षित हो, असरदार हो और उसकी क्वालिटी बेहतरीन हो। ICH का ये सफ़र भी बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, 1990 में यूरोप, अमेरिका और जापान ने मिलकर इसकी नींव रखी। फिर आया 1996, एक बहुत बड़ा साल, जब E6 गाइडलाइन आई जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा तरीका ही बदल दिया। 2003 आते आते ECTD ने दवा की एप्लीकेशन प्रोसेस को डिजिटल बना दिया और 2015 तक तो एक मजबूत काउंसिल बन गई जिसमें और भी कई देश जुड़ गए। और आज इसका पूरा फोकस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने पर है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने ज़रूरी इंटरनेशनल गाइडलाइंस आखिर बनते कैसे हैं? ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। आइए इस 5 स्टेप की यात्रा को समझते हैं जिससे एक ग्लोबल सहमति बनती है। पूरी प्रक्रिया 5 मजबूत कदमों से गुजरती है। सबसे पहले दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। फिर ICH असेंबली उसे मंजूरी देकर पब्लिक की राय जानने के लिए जारी करती है। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर उसमें सुधार किए जाते हैं और फिर उसे अपना लिया जाता है। पर असली और सबसे ज़रूरी काम होता है 5वां स्टेप, जब हर देश इन गाइडलाइंस को अपने कानून में शामिल करता है। असल बदलाव तो यहीं से आता है। ICH के सारे गाइडलाइंस इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिके हैं। Q यानी क्वालिटी, मतलब दवा बनती कैसे है। S यानी सेफ्टी, क्या ये इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। E यानी एफिकेसी, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में दवा कितनी असरदार साबित हुई। और आखिर में M यानी मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसमें डेटा फॉर्मेट जैसी चीजें आती हैं जो कई एरिया को कवर करती हैं। और देखिए, इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। QSEM मतलब दवा क्या है, अगर सुरक्षित है तो क्या ये काम करती है और इसे मंजूरी के लिए कैसे जमा करें। ये छोटी सी लाइन इन 4 पिलर्स का पूरा मकसद साफ साफ समझा देती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये गाइडलाइंस बनते कैसे हैं, पर अब आते हैं सबसे असली सवाल पर। इन सब का क्लिनिकल रिसर्च और मरीजों की सेहत पर असल में क्या फर्क पड़ता है? ICH के सबसे असरदार योगदानों में से एक है मेड्रा। इसे आप एक तरह की यूनिवर्सल मेडिकल डिक्शनरी समझ सकते हैं। दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान होने वाले किसी भी साइड इफेक्ट या प्रतिकूल घटना को रिपोर्ट करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। इससे फायदा ये होता है कि सेफ्टी को लेकर हर कोई हर जगह एक ही भाषा में बात करता है। और दूसरा बड़ा टूल है ECTD। इसे किसी नई दवा के लिए एक यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह सोचिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसकी वजह से दवा कंपनियां एक ही एप्लीकेशन फाइल को कई देशों में मंजूरी के लिए भेज सकती हैं। आप समझ सकते हैं कि इससे पूरी प्रक्रिया कितनी ज्यादा तेज और आसान हो गई। तो रिसर्च करने वालों के लिए इन सब का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बेहतर और स्मार्ट ट्रायल डिजाइन, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आसानी से ट्रायल्स करने की सुविधा, सेफ्टी रिपोर्टिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं और एप्लीकेशन जमा करने की एक सीधी सरल प्रक्रिया। संक्षेप में कहें तो इससे विज्ञान तेजी से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। एक बात और, ICH के ये स्टैंडर्ड्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ बदलते और बेहतर होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस या GCP गाइडलाइन।
1996 का वर्जन पूरी तरह से कागजी कार्रवाई पर आधारित था, जबकि आज का नया वर्जन E6R3 बहुत मॉडर्न, लचीला और डिजिटल डेटा के लिए एकदम तैयार है। अब जोर सिर्फ नियम मानने पर नहीं, बल्कि मरीज के लिए क्या सबसे जरूरी है उस पर है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ग्लोबल हेल्थ के लिए इस पूरे सहयोग का, इस पूरी मेहनत का असल नतीजा क्या है? तो देखिए, सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है। नियमों में इस एकरूपता का सीधा मतलब है कि नई और इनोवेटिव दवाएं लोगों तक ज्यादा तेजी से, ज्यादा सुरक्षित तरीके से और ज्यादा बराबरी के साथ पहुंचती हैं। ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये दुनिया भर के मरीजों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक तरीका है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस रफ्तार से साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या ये जरूरी नहीं है कि ग्लोबल कॉपरेशन यानी वैश्विक सहयोग का हमारा तरीका भी उसी रफ्तार से विकसित हो, ताकि हम आने वाले कल की चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकें?